जब तक यहाँ रेज़ा खान का शासन था तब तक ईरान में यूएस का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस देखा गया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यूएस को। लेकिन इसके जो प्रधानमंत्री था मोज़ादेक नाम के, तो ये मोहम्मद मोज़ादेक जो था उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जब ये शासन में आने वाला था तो मोज़ादेक ने ही पब्लिक में ये अनाउंस किया था कि हम ईरानी और मतलब एंग्लो फ्रेंच जो ऑयल कंपनी है उनको हटाएंगे, हम उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। अब एक तरफ ये सारा चीज चल रहा था, एक तरफ बात करते हैं मिस्र की। मिस्र भी इम्पोर्टेंट है इस युद्ध के पूरे सिनेरियो में, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था मिस्र, क्योंकि मिस्र का पूरा कंट्रोल किस पर था? स्वेज नहर पर था, और स्वेज नहर एकमात्र रास्ता था अंग्रेजों के लिए भारत पहुंचने का। तो भारत पहुंचने के लिए इनको बहुत जरूरी था कि मिस्र का सहयोग मिले, और मिस्र को इन्होंने अपने कब्जे में रखा था। मिस्र में कोई ऑयल नहीं था, कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं है। लेकिन मिस्र का जो पावर है वो है उनका जो स्वेज नहर है, इससे इतना रेवेन्यू हो रहा है कि वो पूरा देश उस पर ही निर्भर है। तो अब इन्होंने कहा क्या किया कि अब यहाँ जो मिस्र है, मिस्र को इन्होंने यूएस ने और ब्रिटेन ने कहा जाए, इनका ये जो गुट है अलाइड ग्रुप, इसने इसको अपनी ओर किया। अब जैसे ही मिस्र को ये अपनी तरफ करते हैं, इनका पूरा कंट्रोल हो जाता है उस पूरे भाग पर जो कि पूरे अरब को जोड़ता है। अब मिस्र ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी कि हाँ इजराइल एक देश है, और ये बात खटक गया किसको? अरब लोगों को, कि भाई तुम उसको कैसे मान्यता दे सकते हो, और मिस्र ने मान्यता दी यूएस के कहने पर। अब यहाँ पास चालू होता है एक कठिन समय, जब आयतुल्ला खुमानी एक जन आंदोलन करते हैं। इसको इस्लामिक क्रांति कहा जाए। ईरान में धार्मिक राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ। अब इन्होंने अमेरिकी राजदूतों को बंदी बना लिया, ठीक है, और इसको ही हम कहते हैं कि हॉस्टेज क्राइसिस, ठीक है। राजदूतों को कभी किसी ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने राजदूतों को ही बंदी बना लिया। अब एक तरफ सोवियत रूस अफगानिस्तान में जा रहा था, अफगानिस्तान में अपना शासन कर रहा था, तो जो उस समय के यूएस सेक्रेटरी वहाँ थे, डिफेंस सेक्रेटरी, वो वेरलेंस्की ने वहाँ एक हाथ में कुरान रखा, एक हाथ में AK-56 रखा, और कहा कि यही तुमको आज़ादी दिलाए, और वहाँ एक नया आतंकवादी लोग को पैदा कर दिए अफगानिस्तान में। इस तरह से आप देखेंगे कि जितना भी आतंकवाद है ये यूएस रसिया इन दोनों के युद्ध के चलते ही उत्पन्न हुआ है, और ज़्यादातर का जो आतंकवाद समूह को बनाने में योगदान हमारे अमेरिका का ही है। साथ में देखेंगे कि पड़ोसी देश इनका क्या था? इराक था। इराक में सद्दाम हुसैन आया। सद्दाम हुसैन को कौन पावर दिया? यूएस दिया। पूरी तरह से मिलिट्री सपोर्ट, इनको हथियार, सब कुछ कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है सद्दाम हुसैन को। अब सद्दाम हुसैन को क्या लग रहा है कि भाई अब तो मेरे पास बहुत मैं शक्तिशाली हो गया हूँ, क्योंकि यूएस का मेरे ऊपर हाथ है। अब सद्दाम हुसैन क्या कर देता है कि उसी के खाड़ी देश है कुवैत, अब कुवैत पर ये अटैक कर देता है, और जैसे ये कुवैत पर अटैक करता है तो यूएस को ये लगता है कि ये आदमी क्या है, पूरे अरब कंट्री को कब्जा करने की चाहत रख रहा है, और 28 देशों का एक ग्रुप बनता है, और सद्दाम हुसैन को क्या कर दिया जाता है? असेसिनेट कर दिया जाता है। मतलब असेसिनेट तो नहीं कहा जाए, उसको फांसी की सजा दी जाती है, सबके सामने फांसी दी जाती है। अब सोचिए कि सद्दाम हुसैन ने अटैक किया कुवैत पर, इसके चलते ये उत्पन्न हो गया था खाड़ी युद्ध, जिसके चलते हमारा भारत सिर्फ 5 दिन का पैसा बचा था भारत को चलने के लिए, उसके बाद भारत एकदम खत्म हो चुका था। तो सोचिए कि कितना बड़ा ये इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि यहाँ से कितनों दूर के 2 देश अगर लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट भारत पर होता है। आज देखिए पूरा शेयर मार्केट गिर गया है। रीज़न क्या है? खाड़ी में लड़ाई हो रहा है, तेल की पूरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर उन खाड़ी देशों में लड़ाई युद्ध होने लगा। तो कहा जाए तो हम इजराइल हमेशा हमारे साथ रहा है, और ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, हम शांति दूत बनकर उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर सकते।
लेकिन अगर इनके बीच युद्ध होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हो जाएगा? भारत को नुकसान हो जाएगा। इसलिए भारत भी अपना एक पक्ष रखता है इन दोनों को क्या करने के लिए, ये मतलब शांतिपूर्वक रहने के लिए। यहाँ तक की कहानी इस तरह की थी। अब दोस्तों पूरे वीडियो में हमने निष्पक्ष रहने का कोशिश किया है। हमारा झुकाव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या इजराइल की तरफ नहीं है। तो हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष हैं और मैं ये निर्णय आप पर ही दूंगा कि आप खुद से ये निर्णय करें कि कौन सही है कौन गलत। देखिए होता ये है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो लेबनान में इकट्ठे होने लगते हैं और इसका रीज़न ये है कि इजराइल जो है ये गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसको घेरने लगता है, और जैसे भी इसको घेरने लगता है तो एक दबाव इन पर बनने लगता है कि इजराइल को तो यूएस का भी समर्थन है, इजराइल को तो ब्रिटेन का भी समर्थन है, और लेकिन हमको समर्थन अब अरब कंट्री का भी नहीं है। क्योंकि अब अरब कंट्री क्या था कि उन्होंने सोचा कि ये लड़ाई जो चल रहा है इजराइल का और इन गुटों का जो फिलिस्तीनी लोगों का है, ये हमारे इस्लामियत को लेकर नहीं है, ये अरब कंट्री की लड़ाई नहीं है। इसलिए वो अपना क्या है पल्ला झाड़ने लगे, वो साइड होने लगे। और इसका पूरा दबाव था किसका? यूएस का दबाव था, क्योंकि यूएस जो था अरब का सहयोगी देश था। तो अरब अब इससे निकल गया, अरब के कंट्री निकल गए। अब बच गया कौन? इजराइल और फिलिस्तीन बच गया। अब होता यह है कि 1982 में इजराइल ने इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया फिलिस्तीनियों पर कि ये फिलिस्तीनी सब लेबनान में इकट्ठा होने लगे अपना गाजा पट्टी को छोड़ के। और जैसे ही लेबनान पर ये इकट्ठा होते हैं तो इजराइल को लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा कोई प्लानिंग हो रहा है मेरे खिलाफ, और वो लेबनान पर धावा बोल देता है। जैसे ही लेबनान पर धावा बोलता है तो अब लेबनान पर जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे। इधर ईरान अलग थलग हो चुका था, उसको कोई सपोर्टर नहीं था क्योंकि सब सुन्नी मुसलमान अलग थे और वो शिया अलग था। तो शिया कंट्री था लेकिन फिर भी अब उसने इन्हीं सुन्नी मुसलमानों का एक ग्रुप को तैयार किया जिसको बोलते हैं हिजबुल्ला। तो ईरान ने लेबनान में इन्हीं सुन्नी मुसलमानों को इकट्ठा जो हुए थे इनको हिजबुल्ला के रूप में संगठित किया और फिर इनको बहुत ज़्यादा क्या किया, इनको शक्ति प्रदान किया, इनको हर प्रकार के हथियार प्रदान किए। और हिजबुल्ला एक संगठन का क्या किया इन्होंने निर्माण किया। अब ये हिजबुल्ला वैसे तो बहुत सारे देश इसको आतंकी मानते हैं, लेकिन भारत का पक्ष इसको आतंकी मानने का नहीं है क्योंकि ये अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां तक हमारा मानना है। लेकिन भारत किसी भी रूप में आतंक को हम सही नहीं ठहरा सकते, चाहे वो अपने लिए हो या चाहे किसी भी चीज के लिए है। तो हम आतंक को सही नहीं मानते क्योंकि हमारा देश हमेशा से गांधीवादी झुकाव की ओर रहा है, कभी भी हमने आतंक को समर्थन नहीं दिया है। तो हिजबुल्ला का ईरान ने गठन कर दिया। अब क्या होता है कि 1982 का तो ये है, 1992 में क्या होता है कि इतना ज्यादा इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष बढ़ जाता है खाड़ी युद्ध के बाद कि अब फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा बन जाता है। एक फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा जिसे पीएलओ कहा जाता है आज भी वजूद में है। और अभी जो आपने सुना होगा महमूद अब्बास, ये पीएलओ के ही प्रशासक हैं जो कि अभी गाजा पट्टी पर जो उनका शासन चलता है, ठीक है। तो ये पीएलओ बना जो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा। अब इसने क्या किया कि 1992 में यूएसए ने फिलिस्तीन के लोगों को और इजराइल को लोगों को दोनों को एक साथ बैठाया और ओस्लो समझौता कराया। ओस्लो समझौता में कहा गया कि इजराइल को फिलिस्तीन मान्यता दे दें और फिलिस्तीन के लोगों को गाजा और वेस्ट बैंक में बसने का इजराइल अनुमति दे दे। और इस तरह से इसको क्या कर दिया गया, एक निवारण कर दिया गया ओस्लो समझौता के द्वारा। अब इनका युद्ध रुक गया, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। 2007 में पीएलओ का चुनाव होता है और पीएलओ के चुनाव में वेस्ट बैंक को तो पीएलओ जीत जाता है जो आपका फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा है, लेकिन गाजा स्ट्रिप को हमास नाम के एक आतंकी संगठन, भारत इसको भी आतंकी संगठन नहीं मानता हमास को, ठीक है, लेकिन विश्व के नजरिए से हम देखें या हम इजराइल के नजरिए से देखें तो एक आतंकी संगठन है। तो हमास ने इस गाजा पट्टी को जीत लिया, यहां से वो चुनाव में भारी बहुमत से आ गए। अब पूरी दुनिया हैरान हो गई, इजराइल भी हैरान हो गया और यूएसए के तो पैर के नीचे से जमीन हट गई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये जीत गया।
और इस तरह से आप देखेंगे कि जब हमास ऐसा हुआ तब इजराइल ने फिर अटैक किया गाजा स्ट्रिप पर, और जैसे ही इजराइल अटैक करता है तो ईरान वहां भी हमास को सपोर्ट कर देता है। साथ ही साथ वेस्ट बैंक पर भी क्या होता है कि जो आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक पर भी हमास का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और इजराइल पूरी तरह से कहा जाए कि फिलिस्तीन को एकदम उसका उन्मूलन करने का कोशिश करता है, और जहां जहां वो अटैक करता है वहां वहां ईरान ने समर्थन करके एक नए ग्रुप को पैदा किया। तो अब ईरान ने लेबनान में किसको पैदा कर दिया, आपके हिजबुल्ला को पैदा कर दिया, गाजा स्ट्रिप पे इसने हमास को पैदा कर दिया, और वेस्ट बैंक में इसने हूती विद्रोही जिन्हें कहा जाता है, सामान्यतः हम जो शब्द सुनते हैं न्यूज में, तो ये हूती को पैदा कर दिया। और इस तरह से देखेंगे कि ट्राइबल हो या आपका धार्मिक रूप से हो या आपका इकोनॉमिकल रूप से हो, तीनों तरीके से एक सशक्त रणनीति पैदा कर दिया ईरान ने अगेंस्ट किसके, इजराइल के। और अभी जो 7 अक्टूबर को हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इजराइल ने ही इसका शुरुआत किया है। इन्होंने इनके राजदूत को मारा, ठीक है, इन्होंने इसके राजदूत को मारा, जो कि न्यूज में है। अब हम इसको वास्तविक रूप से नहीं जान सकते क्योंकि न्यूज पर उतना भी हम निर्भर नहीं रह सकते। आजकल की न्यूज बहुत ही फेक होती है, बाद में पता चलता है। जैसे अभी एक लड़के को वो SP बन के आ गया था और बाद में फिर उसको न्यूज में पता चला कि वो तो पूरा फर्जी व्यक्ति था, ठीक है। इसी तरह 92 लाख रुपए कर्ज लेकर मैंने ऑनलाइन गेमिंग में निकाल दिया, वो भी पूरा फर्जी व्यक्ति था। तो न्यूज पर हम उतना ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन जिस हिसाब से हमला किया है ईरान ने, 192 मिसाइल दाग दिए हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने भी कहा है कि हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, हम इसका बदला लेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा सचेत होने वाली बात है कि एक युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वार की बात करें तो वर्ल्ड वार नहीं हो सकता। वर्ल्ड वार ना होने का भी एक रीजन है, क्योंकि कारण ये है कि देखिए अब है सबके पास है परमाणु हथियार। अगर परमाणु हथियारों से लड़ाई चलती है तो 4 दिन की लड़ाई होगी और पूरा विश्व जो है उथल पुथल हो जाएगा। साथ ही साथ जो देश इसमें शामिल होंगे वो तो ठीक है, जो शामिल नहीं भी होंगे उनको भी बहुत ज्यादा हानि मिलेगा। तो वैश्विक रूप से ये खतरा है, इसलिए परमाणु हथियार से तो लड़ाई नहीं होगा, और तृतीय विश्व होने की भी संभावना बहुत कम बनती है। लेकिन हाँ, खाड़ी देशों में लंबे चलने वाले युद्धों से क्या होता है कि तेल और बहुत एसेंशियल चीजों की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, और उसके चलते हमको नुकसान सहना पड़ सकता है। तो ये था पूरा कहानी कि क्यों ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर, क्यों इजराइल अभी ईरान से लड़ाई कर रहा है, और इन दोनों की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या है, और कौन कौन ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पूरे लड़ाई का बैकग्राउंड तैयार किया है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें गलती किसकी है, इजराइल की है या आपके ईरान की है, या इसका कोई और ही माहिर खिलाड़ी बाहर बैठा है जिसने इस विद्रोह को भड़काया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त अमर पांडे, ये है आपका चैनल अमर पांडे GS। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।